हेलो, मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। मैं आज आपको सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या चरण के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस में संकलित है। तो मैं आपनों को पहले पूर्व के जो कालांश में बताया था कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो सामाजिक अनुसंधान करने की जो प्रक्रिया है यह जो है विभिन्न स्टेपों के माध्यम से, विभिन्न चरणों के माध्यम से वो प्रक्रिया पूरी होती है। तो सर्वप्रथम जो पहला स्टेप है, जो पहला चरण है जिससे सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वह है पहला विषय का चुनाव, अर्थात सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करता है कि जिसका वह अनुसंधान करने जा रहा है उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी किस प्रॉब्लम का वह अध्ययन करना चाहता है। तो कोई भी सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक शोध तब तक उसका जो है अध्ययन कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक हम किसी समस्या या विषय का चुनाव नहीं कर लेते। तो अध्ययन विषय का चुनाव करते समय हमें प्रमुख रूप से 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले कि जो विषय के बारे में, विषय का जो है समाज में क्या महत्व। दूसरा, विषय के बारे में तथ्य की उपलब्धता कितनी है। तीसरी, सीमित साधनों से विषय का अध्ययन संभव हो पाएगा या नहीं। क्योंकि अध्ययन प्रारंभ करने से पहले अध्ययन विषय का बारीकी से अध्ययन करना, उसके बारे में हमने मुख्य रूप से 3 बातें जानना आवश्यक है, तभी हम अध्ययन कार्य प्रारंभ करेंगे। तो पहला स्टेप सब्जेक्ट को चयन का हो गया, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या विषय क्या है उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट स्टेप, जो दूसरा जो चरण है सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान का, वह है संबंधित साहित्य का अध्ययन। विषय का चुनाव कर लेने के बाद दूसरा चरण जो है संबंधित साहित्य के अध्ययन से आता है। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही अगर रिसर्च का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए तो शोध प्रक्रिया में दोष होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रारंभ में ही जो रिसर्च या अनुसंधान से संबंधित जो भी साहित्य हैं, उनसे जो रिलेटेड हैं, चाहे वह प्रलेख हो, लेख हो, पत्र हो, पुस्तकें हो, प्रतिवेदन विषय हो या शोध ग्रंथ है, जो भी हो, उन सब का अध्ययन बारीकी से कर लेना आवश्यक है, ताकि अध्ययन के दौरान हमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। तो दूसरा जो स्टेप है वो है कि उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करना आवश्यक है। तीसरा चरण जो है सोशल शोध रिसर्च का, वह है इकाइयों का निर्धारण। अर्थात सामाजिक शोध का जो प्रमुख चरण है वो यही है कि इकाइयों का निर्धारण, क्योंकि उन इकाइयों को स्पष्ट परिभाषित करना है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि इकाइयों के अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो और साथ ही वो संपूर्ण समग्र से एक रूपता रखने वाली, यानी कि इकाइयाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, सरल हो, सुपरिभाषित हो। अध्ययन की इकाइयाँ ऐसी हो सकती है जो अत्यंत ही सरल मालूम पड़े, जैसे गरीबी, किसान, लेबर, मकान, बेकारी, शिक्षित, शहरी, ग्रामीण आदि। तो अध्ययन के लिए इनमें से जिस किसी इकाई का उपयोग किया जाए उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है, क्योंकि
अलग अलग शोधकर्ता और सूचनादाता इसका अलग अलग अर्थ लगा करके इसे अलग अलग रूप में समझेंगे। तो इसके परिणाम क्या निकलेंगे कि सूचनादाताएं ऐसी सूचनाएं देंगे जो रिसर्च कार्य में सहायक होने के बजाय बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इससे शोध कार्य में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो समाप्त हो जाएगी और इकाइयों का निर्धारण ठीक से स्पष्ट करना आवश्यक है। इसी प्रकार जो अगला स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अर्थात प्राकल्पना का निर्माण। तो दोस्तों, अध्ययनकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकालता है या बनाता है जो उसके शोध का आधार बनता है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राकल्पना एक समसामयिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा करना अभी बाकी है। तो शोध द्वारा इस परिकल्पना या प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है तो प्राकल्पना को अध्ययन विषय के रूप में, अध्ययन समस्या के रूप में उभरे हुए प्रारंभिक विचार का वैज्ञानिक रूप माना जा सकता है। तो सामान्य रूप से सामान्य निष्कर्ष ये है कि जिसे सही मान लिया जाता है, वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसका पुष्टिकरण किया जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि वह सत्य है या असत्य है। अर्थात प्राकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित वह काल्पनिक एवं अस्थायी निष्कर्ष है जिसकी सत्यता केवल वास्तविक तथ्यों तक ही प्रकट कर सकते हैं। तो प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें उसके बारे में अच्छी से जानकारी कर लेना आवश्यक है। उसके बाद अगला जो स्टेप है वह है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, यानी कि जिस विषय का, जिस शोध कार्य में उसका मूल शोध जो विषय है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्टतः निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं अर्थात भौगोलिक, जनसंख्या तथा अन्य आधार पर निर्मित का निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय कार्य में लगे हुए अन्वेषकों का ध्यान एवं प्रयत्न उस क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगा। तो अच्छा अध्ययन क्षेत्र जो है न अधिक छोटा होना चाहिए न अधिक बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए उपयोगी कार्य रहे, इस दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण अपने आवश्यक रूप से जो कार्य संभव हो सके इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला स्टेप है सूचनादाताओं का चुनाव, अर्थात अध्ययन कार्य करने के लिए हमें सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। तो सूचना एकत्रित कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो हमें सूचनादाताओं का चयन करते समय हमें विषय वस्तु का ध्यान रखते हुए हमें कुछ सूचनादाताओं का तैयार कर लेना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से सूचना एकत्रित कर सकते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी पद्धतियाँ काम में ली जा सकती हैं। उसके बाद नंबर 7वां जो चरण है सामाजिक अनुसंधान शोध का, वह है कि सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व परिविधियों का निर्धारण। अर्थात सामाजिक अनुसंधान का कार्य करते समय हमें यह भी निर्धारण करना पड़ेगा कि किस स्रोतों के माध्यम से जो विषय, जो तथ्य हैं वो एकत्रित किए जा सकते हैं और उन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कई प्रकार की उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी प्रविधि, कौन से उपकरण उपयुक्त रहेंगे, इसका निर्धारण भी हमें अध्ययन क्षेत्र के आधार पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अध्ययन क्षेत्र जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, सभी अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर हम अनुसूची के माध्यम से भी अध्ययन कार्य प्रश्नावली के माध्यम से अध्ययन कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली में जो डाक से सूचनाएं कलेक्ट हो जाती है और सूचनादाता उसको पढ़ करके सूचनाएं उसमें भर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये अध्ययन क्षेत्र के आधार पर हमें उसके विधियों का निर्धारण करना आवश्यक है। 8वां जो है स्टेप, जो चरण, जो प्रक्रिया, वह है कि उपकरणों एवं प्रविधियों का
पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन करना। अर्थात हम जो भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उससे पूर्व अध्ययन करने वाले के लिए यह आवश्यक है कि जो उपकरण प्रविधियाँ हम काम में ले रहे हैं उसको छोटे पैमाने पर उसको लागू करके उसकी जांच परख कर ली जाए कि उसमें कोई कमियां, कोई दोष तो नहीं है। अगर समय रहते हुए उस प्रविधियों में कोई दोष, कमियां नज़र आती हैं तो उसको समय रहते हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार तो उपकरणों और प्रविधियों का पूर्व परीक्षण करना आवश्यक है। फिर 9वां स्टेप है, चरण है सामाजिक अनुसंधान का, वह है तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। यानी जो भी तथ्य हम डाटा एकत्रित करेंगे उसका हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, अवलोकन के माध्यम से देख करके भी हम तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शोध कार्य की संपूर्ण योजना को तैयार करने के बाद जब फील्ड वर्क होता है, स्टार्ट होता है, तो हम तथ्यों और उपकरणों के माध्यम से और विधियों के माध्यम से उन तथ्यों को एकत्रित करते हैं और उस तथ्यों को हम अवलोकन के माध्यम से देखते हैं, फिर प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम 9वां जो चरण है वो पूरा होता है। फिर 10वां चरण जो स्टेप है वो है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारण्यन। अर्थात जब तथ्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, तथ्य संकलित हो जाते हैं, तो उसके बाद जो स्टेप है वो होता है उसका विश्लेषण करना। अर्थात एक कुशल जो शोध करता है एकत्रित तथ्यों को प्रस्तुत करता है, तो प्रस्तुत करने के लिए उन तथ्यों को वो क्या करता है, सबसे पहले संपादन करता है। विभिन्न विधियों काम में लेते हुए तथ्यों को वो एकत्रित करता है, उसकी जांच भी करता है, उसकी कमियों को दूर करता है, उसमें कोई असंगति है तो उसकी दूर करके तथ्यों को स्पष्टता प्रदान करता है। तो इस प्रकार आवश्यक सूचनाएं होती है उसको वह एकत्रित कर लेता है। तो यानी कि प्रति उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में जो बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकेतन यानी कोडिंग भी वह करता है, ताकि उसका आसानी से कोडिंग होने के पश्चात उसका टेबुलेशन का जो वर्क है वो आसानी से हो सके। तो कहने का तात्पर्य जो डाटा है उसको एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये सारा वर्क हम सामाजिक अनुसंधान के 10वें चरण के अंतर्गत पूरा करते हैं। और उसके बाद जो अगला स्टेप है वह है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। अर्थात इस स्तर पर विभिन्न प्रविधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसका अर्थ निकालने और उसकी जो प्राकल्पना की सत्यता और असत्यता का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। तथ्य, घटनाओं एवं विभिन्न दशाओं के बीच कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है और उसके कार्य कारणों का पता लगाया जाता है। तो इस बात की विवेचना किसी विशेष दिशा, परिणाम, घटना के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसका वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। तो जो भी डाटा होते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं और विश्लेषण करते हैं और विवेचन करते हैं। ये काम हम 11वें चरण स्टेप में करते हैं। और सबसे अंत में जो सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का जो चरण है वह है सामान्यकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। तो ये शोध का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ पर वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण विवेचन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो अति संक्षिप्त होते हैं। तो शोधकर्ता इन निष्कर्षों के आधार पर ही यह नियम का प्रतिपादन करता है। उदाहरण के रूप में प्रोफेसर C.R. शो ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है। स्कूल से भागने, बाल अपराध एवं वयस्क अपराध की दरें नगर के केंद्र की दूरी के विपरीत अनुपात में घटती बढ़ती है। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे जैसे नगर के केंद्र से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ ही स्कूल से भागने तथा बाल अपराध या वयस्क अपराध की दरें भी उतनी ही घटती जाएगी।
तो किसी नियम का प्रतिपादन या सिद्धांत का निर्माण वैज्ञानिक शोध का सार तत्व है, अतः इसका सुस्पष्ट और यथार्थ होना आवश्यक है। समय या परिस्थिति के बदल जाने के साथ साथ पुराने नियम की पुनः परीक्षा और नए नियमों का प्रतिपादन अनिवार्य हो जाता है। सभी विज्ञानों की प्रगति का यही मार्ग है और कोई शॉर्ट रूट नहीं है। तो अर्थात सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया की जो है वो विभिन्न चरणों के माध्यम से संपन्न होती है।